तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी एल्गोरिथम एज वेल एज द बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बेसिकली जो बैंकर्स एल्गोरिथम है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, that is based on the safety algorithm steps। तो इसको हम डिस्कस करते हैं आज। तो पहले हम बात करते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम। हमारा जो एल्गो डिक्टेट करता है वो ये डिक्टेट करता है कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं है। मतलब कि हम जो सिस्टम की वर्स्ट केस सिचुएशन है, वर्स्ट केस मतलब कि सिस्टम मैक्सिमम कितनी डिमांड्स को, कब तक ये डेडलॉक फ्री एनवायरनमेंट में रह सकता है। मतलब कि प्रोसेसेस हैं और रिसोर्सेस हैं। प्रोसेसेस भी बहुत सारे आते रहेंगे और रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट करते रहेंगे। तो एक मोमेंट ये आएगा कि जब बहुत सारे प्रोसेसेस और लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका जो वर्स्ट केस सिचुएशन है उस सिचुएशन तक की स्टेट्स को ये सेफ्टी एल्गोरिथम सिमुलेट करता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये डिटरमिन करता है या डिक्टेट करता है कि जो रिसोर्स की डिमांड है दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम अमंग द अवेलेबल रिसोर्सेस और नॉट। जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके बीच रिसोर्सेस की डिमांड को सिस्टम यानी मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम फुलफिल कर सकता है या नहीं। ओके, तो इसमें क्या है कि जब कोई प्रोसेस एडिशनल यानी एक्स्ट्रा रिसोर्सेस के लिए डिमांड करता है, कोई प्रोसेस जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेस के लिए डिमांड करता है तो सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस को प्रोवाइड करता है प्रोसेसेस के लिए। ओके, रिसोर्सेस को प्रोसेसेस के लिए प्रोवाइड करता है एंड जब तक ये क्या है, एक सेकेंड। ओके, तो अगर कोई प्रोसेस रिसोर्सेस के लिए डिमांड करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड करता रहेगा जब तक कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है। और अगर सेफ स्टेट में नहीं आता है सिस्टम तो क्या करेगा कि रिसोर्सेज को जो प्रोवाइड किया गया है उनको वो रोल बैक कर लेगा या प्रोसेसेस को तब तक सस्पेंड करके रखेगा जब तक सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं हो जाएगा एलोकेशन के बाद। कहने का मतलब सिंपल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेगा प्रोसेसेस के लिए अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो ठीक है, अगर सेफ स्टेट में नहीं है तो ये सस्पेंड कर देगा प्रोसेसेस को जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में हो। सेफ स्टेट इन द सेंस कि वो सिचुएशन जिसमें डेडलॉक की पॉसिबिलिटी ना हो। दिस इज द मीनिंग। तो सेफ्टी एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। स्टेप्स कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कि हमने मान लिया कि वर्क एंड फिनिश हमारे 2 वेक्टर हैं लेंथ m और n के। तो वर्क को हम क्या एलोकेट कर रहे हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, एक तरह से वर्क मीन्स कि जो अवेलेबल टास्क है, अवेलेबिलिटी। और फिनिश वेक्टर जो है वो सब एक ऐसा वेक्टर है जो सभी
प्रोसेसेस के लिए इनिशियली हम उसको फॉल्स इनिशियलाइज कर देंगे। ये जो वेक्टर लेंथ m और n के हैं, ये इंडिकेट करता है कि m रिसोर्सेस हैं और n प्रोसेसेस हैं। m रिसोर्सेस एंड n प्रोसेसेस। तो सभी n प्रोसेसेस के लिए हमने एज्यूम कर लिया, सभी n प्रोसेसेस के लिए हमने एज्यूम किया कि फिनिश i इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब जो सारे प्रोसेसेस हैं वो इनिशियली कोई भी फिनिश नहीं है। फिनिश i इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब कि उसकी जो, अगर हम स्टेटस देख रहे हैं किसी मोमेंट पर कि वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, फिनिश i का मतलब ये है। तो सभी प्रोसेसेस के लिए इसकी जो वैल्यू है वो फॉल्स है, सारे प्रोसेसेस i के लिए। ओके, ith प्रोसेसेस के लिए। ओके, ith टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम कह रहे हैं n है। ओके, तो गुड मॉर्निंग सर। यस, वर्क को इनिशियली हमने अवेलेबल एज्यूम किया है। अभी देखते हैं अवेलेबल का मतलब क्या है। ठीक है, सो आइडिया विल बी क्लियर टू यू। अब हमें क्या है दूसरे स्टेप में कि ऐसा कोई ith प्रोसेस फाइंड करना है, ith प्रोसेस जिसका फिनिश i फॉल्स हो। इनिशियली तो सभी के फिनिश i फॉल्स है। ऐसा ith प्रोसेस फाइंड करना है जिसका फिनिश i फॉल्स हो। मीनिंग ये है कि वो ith प्रोसेस फिनिश ना हुआ हो, कंप्लीट ना हुआ हो, ऐसा हमें फाइंड करना है। और ऐसा फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो नीड i इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि ith प्रोसेस के लिए जो नीडेड रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेस से कम हो। जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उससे कम होना चाहिए ना। क्या डिमांड फॉर द रिसोर्सेज बाय द प्रोसेस i। नीड i मींस के रिसोर्सेज जो ith प्रोसेस के लिए नीडेड हैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो, क्योंकि वर्क को हमने अवेलेबल मान के रखा है और अवेलेबल बार बार मॉडिफाई करते रहेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे क्या होंगे, अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज की वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे रिसोर्स एलोकेट होते जाएंगे वो कम होती जाएगी। फिर प्रोसेसेस फिनिश होंगे तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी वेक्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होंगे, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होंगे। तो जो इसी मोमेंट पर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करेंगे इस बात पर कि प्रोसेसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं और कितने रिसोर्सेज सिस्टम में। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस आई नहीं बचा, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस हमें अगर नहीं मिलता है जिसका फिनिश आई फॉल्स हो, मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं बचा कि जिसका प्रोसेस फिनिश ना हुआ हो। मतलब ये है, ये इफ नो सच आई एग्जिस्ट फोर है लास्ट हमारी टर्मिनेशन कंडीशन कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस बचा ही नहीं, मतलब सभी के लिए फिनिश आई ट्रू है, तो हम फोर्थ स्टेप पे चले जाएंगे। ओके, फोर्थ क्या है, इफ फिनिश आई इक्वल्स टू ट्रू फॉर आई। सभी प्रोसेस के लिए अगर फिनिश आई ट्रू है तो दैट मींस सिस्टम अब हमारा सेफ है। थर्ड स्टेप में क्या है कि वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोक। ओके, मतलब कि अवेलेबल रिसोर्सेज को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। जो रिसोर्स एलोकेटेड थे प्रोसेसेस, मतलब जो रिसोर्सेज प्रोसेसेस के लिए एलोकेटेड थे वो अब फ्री हो गए, तो हमने वर्क की वैल्यू अवेलेबल ले रखी है, तो एक तरह से अवेलेबल रिसोर्सेज और बढ़ गए क्योंकि जो एलोकेटेड रिसोर्स थे वो फ्री हो गए। ठीक है, और फिर हम जब हमने एलोकेटेड रिसोर्सेज को इंक्रीज करा दिया और ith प्रोसेस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि जब रिलीज हो गया ith प्रोसेस से रिसोर्सेज, तो हम कह सकते हैं कि ith प्रोसेस का जो फिनिश वेक्टर है वो ट्रू हो जाएगा, मतलब प्रोसेस i फिनिश हो गया। और गो टू
तो स्टेप नंबर 2 पर फिर हम देखेंगे, फिर दूसरा आई, इस तरह कोई और प्रोसेस देखेंगे जिसका फिनिश आई फॉल्स हो, मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ हो, और उसके लिए हम नीड चेक करेंगे कि नीड जो उसकी उस प्रोसेस के लिए रिसोर्सेस की है वो अवेलेबल से कम है या नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई आई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम स्टेप 4 पर चले जाएंगे। तो इस तरह ये एल्गोरिथम हमारी चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। अब इसमें क्या है कि ग्राफ में एक क्लेम एज होती है, तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्लेम एज को। जैसे अगर हमने लिखा PI टू RJ, P1 टू R2, ये डॉटेड लाइन मतलब क्लेम एज है। ये इंडिकेट करती है कि प्रोसेस P1 फ्यूचर में रिसोर्स R2 के लिए डिमांड कर सकता है। कंप्लीट लाइन का मतलब क्या है इसका, कि रिसोर्स R1 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1। R1 रिसोर्स P1 प्रोसेस को एलोकेटेड है, और इस एरो का मतलब है कि P2 रिसोर्स R1 रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है। ओके, और इस डॉटेड लाइन का मतलब कि P1 may request the resource R2, P2 may request the resource R2. This is claim age, dotted line. ठीक है, और जो क्लेम एज है वो रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर प्रोसेस हमारा रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब अगर पॉसिबिलिटी है मे क्लेम मे रिक्वेस्ट, आगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो हम उसको डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और फिर क्लेम एज जो है हमारी, क्लेम एज जब हमारा रिसोर्स रिलीज हो जाएगा प्रोसेस से, तो फिर जो असाइनमेंट एज है, असाइनमेंट एज मींस दिस, ये रिसोर्सेज असाइन टू प्रोसेस P1। ठीक है, तो असाइनमेंट एज फिर क्लेम एज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रोसेस ने रिसोर्स रिलीज कर दिया तो दैट रिसोर्स मे बी नीडेड इन फ्यूचर, मतलब कि फिर वो क्लेम एज बन जाएगी। तो जो रिसोर्स प्रोसेसेस जो रिसोर्स को क्लेम करेंगे वो एडवांस में करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में ही क्लेम करेंगे। तो इस तरह अगर हम देखें कि जो ये स्टेट है ये अनसेफ स्टेट है RAG में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दिस इज द अनसेफ स्टेट। अनसेफ देख भी सकते हो, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा डायग्राम नहीं है। अनसेफ ऐसा कि जो P1 है वो R1 को होल्ड किए हुए है और फ्यूचर में R2 के लिए डिमांड कर सकता है। ठीक है, और R2 P2 के पास एलोकेटेड है, P2 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये अनसेफ स्टेट है, इस पर डिपेंड करेगा कि अगर P1 फ्यूचर में R2 को रिक्वेस्ट करता है तब डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है। अदरवाइज रिक्वेस्ट नहीं करता है तो P1 के पास R1 एलोकेटेड है और P1 अगर फिनिश हो गया तो P2 फिनिश हो जाएगा। तो जो क्लेम एज है बिकॉज ऑफ दैट कि ये अनसेफ स्टेट आ सकती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो रिक्वेस्ट वेक्टर है, नीड वेक्टर है, एलोग वेक्टर है, मैक्स वेक्टर है, ये 4 तरह के वेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वेस्ट I, J मीन्स कि ith प्रोसेस jth रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, ith प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है jth प्रोसेस को। नीड मीन्स कि ith प्रोसेस को j रिसोर्सेस नीडेड। तो अगर कोई प्रोसेस I रिसोर्स j के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और वो रिक्वेस्ट नीड, उसकी जो नीड है कंप्लीशन के लिए उससे कम है,
तो स्टेप नंबर 2 पर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर एरर कंडीशन रेज होगी। मतलब ये है कि प्रोसेस हमारा जो प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वो नीड से ज्यादा है, इसका मतलब ये है एल से। तो रिक्वेस्ट अगर नीड से कम है तो स्टेप 2 पे जाएंगे और चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है आई प्रोसेस की जेएफ रिसोर्स के लिए वो उतने अवेलेबल हैं या नहीं। मतलब अवेल जे मीन्स के अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स जे। तो प्रोसेस आई रिसोर्स जे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो अवेलेबल से कम है या नहीं। अगर है तो स्टेप 3 पे जाएंगे, और अगर नहीं है तो पी आई मतलब प्रोसेस आई को वेट करना पड़ेगा जब तक कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाए दूसरे प्रोसेस द्वारा रिलीज होने के बाद। ओके, तो अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है कि हम एलोकेशन के बाद जैसे यहाँ पे ये है कि रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम है तो क्या है कि रिसोर्सेस उसको एलोकेट कर दिए जाएंगे। आईएफ प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर दिए जाएंगे तो कुछ वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब अवेलेबल क्या होगा, अवेलेबल जो प्रीवियस अवेलेबल था उसमें रिक्वेस्ट आईजे सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि जेथ रिसोर्स जितने अवेलेबल थे, मतलब न्यू अवेलेबिलिटी ऑफ जेथ रिसोर्स, तो पुराने जितने अवेलेबल थे उसमें से जो रिक्वेस्ट किया आईएथ प्रोसेस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करो पहले 5 अवेलेबल थे रिसोर्सेस, अब आईएथ प्रोसेस ने 2 रिक्वेस्ट किया यहाँ से, और जो 2 रिक्वेस्ट किया तो वो एलोकेट कर दिए गए ना उसको आईएथ प्रोसेस को, तो वो अवेलेबल अब कम बचे। और एलोकेशन अब आईएथ प्रोसेस को अगर उतने एलोकेट कर दिए गए तो एलोकेशन वेक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, जितने रिक्वेस्ट किए गए थे उतने ये एलोकेट और हो जाएंगे। जो रिक्वेस्ट किए गए वो अवेलेबिलिटी से कम हो जाएंगे और एलोकेशन में बढ़ जाएंगे। सीधी बात ये है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और एलोकेटेड है। इसी प्रोसेस को कुछ रिसोर्स एलोकेटेड है और सिस्टम में कुछ अवेलेबल है। तो जितने रिक्वेस्ट किया उसने, तो रिक्वेस्ट अगर उसको एलोकेट कर दिए गए तो एलोक वेक्टर में बढ़ा दिया, और जो रिक्वेस्ट किए गए थे वो अवेलेबल से कम हो जाएंगे। अब उसकी जो नीड रही वो और कम हो गई मतलब जितने उसने रिक्वेस्ट किए थे, रिक्वेस्ट का मतलब कि अभी रिक्वेस्ट किए हैं, नीड उसको ज्यादा हो सकती है फ्यूचर में, अब उसको नीड और कम बचेगी, ठीक है। तो नीड क्या है, वो रिक्वेस्ट वेक्टर उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आईएथ प्रोसेस को जो जेएफ रिसोर्स की नीड थी वो अब कम बची क्योंकि कुछ एलोकेट हो गए। तो ये स्टेप 3 है। और स्टेप 4 पर चलते हैं। हाँ, स्टेप 3 तो बस यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें है कि हम प्रोसेसेस को रिसोर्स कब प्रोवाइड करेंगे, किस मोमेंट पर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे प्रोसेसेस को। तो सिंपल सी बात है कि अगर सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है तो रिसोर्स दे दिए जाएंगे, अदरवाइज प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब जो प्रोवाइड कर दिए गए प्रोसेस को वो रोल बैक कर दिया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि हम रिस्टोर द ओल्ड स्टेट, पुरानी जो स्टेट है उस पर फिर वापस आ जाएंगे रोल बैक करके, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जो क्वेश्चंस मतलब एक तरह से जिसका सॉल्यूशन हमें बैंकर्स एल्गोरिथम से मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जिन प्रोसेसेस को कम रिसोर्स की डिमांड होगी उनको तो रिसोर्स तुरंत मिलते जाएंगे, लेकिन जिनको ज्यादा होगी वो वेट करते रहेंगे हमेशा। तो इस तरह से एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टारवेशन। तो अब हम चलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम पर, ठीक है।
जिसको हम एग्जाम्पल से न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम में न्यूमेरिकली हम मानते हैं कि सिस्टम में 5 प्रोसेसेस हैं, P0, P1, P2, P3, P4, P5, और उस सिस्टम में 3 टाइप के रिसोर्स हैं। 3 टाइप के रिसोर्स हैं। रिसोर्स ए 10 हैं, रिसोर्स बी 5 हैं और रिसोर्स सी 7 हैं। 3 टाइप के अलग अलग रिसोर्सेस हैं जिनकी इंस्टेंसेस इस तरह 5 प्रोसेसेस और 3 टाइप के रिसोर्स इतने अवेलेबल है सिस्टम में। अवेलेबल मतलब सिस्टम के पास इतने रिसोर्स ये रखता है। तो अब किसी मोमेंट t0 पर अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज करो कि ये वेक्टर है, 5 प्रोसेस हैं, ये एलोकेशन वेक्टर है, ये मैक्स वेक्टर। मैक्स मींस के, और ये 3 क्या है, ये रिसोर्सेस हैं ABC। मतलब कि जो प्रोसेस P0 है या लेट से जो प्रोसेस P3 है, तो प्रोसेस P3 को जो रिसोर्स एलोकेटेड है वो ये इस तरह है। मीनिंग क्या होगा कि प्रोसेस P3 को A टाइप के 2 रिसोर्स एलोकेटेड है, प्रोसेस P3 को B टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है, प्रोसेस P3 को C टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है। और मैक्स मींस कि इसको मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस P3 को वो इस तरह है। अगर हम प्रोसेस P0 को बोलें कि मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है 753 मींस कि P0 को A टाइप की 7 रिसोर्स चाहिए कंप्लीशन के लिए, P0 को B टाइप के 5 रिसोर्स चाहिए और P0 को C टाइप के 3 रिसोर्स चाहिए कंप्लीशन के लिए। तो दिस इज द मैक्स वेक्टर, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम नीड एक तरह से कह सकते हैं। नीड अलग है, मैक्सिमम जो जितना चाहिए उतने में वो, इसके बाद मैक्सिमम के बाद उसको कुछ भी नहीं चाहिए, इतने में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एलोकेशन है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस किस तरह एलोकेटेड, ओके। और ये पहले गिवन है कि सिस्टम में रिसोर्स जो A टाइप के हैं वो 10 हैं, B टाइप के 5 हैं, C टाइप के 7। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है कि ये जो प्रोसेसेस हैं सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। तो सेफ स्टेट में कैसे चेक करेंगे कि हम एल्गोरिथम का यूज करके देखेंगे कि हमारे सारे प्रोसेसेस आराम से कंप्लीटली प्रोसेस हो पा रहे हैं या नहीं। किस ऑर्डर में होते हैं वो अलग चीज है, बट प्रोसेस हो पा रहे हैं कि नहीं, डेडलॉक की सिचुएशन तो नहीं बन रही। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है कि A टाइप के रिसोर्स 10 हैं, B टाइप के 5 हैं, C टाइप के 7 हैं, ठीक है। अब रिसोर्स एलोकेशन को हम कंप्यूट करें। ये जो एलोकेशन वेक्टर है, मतलब A टाइप के जो रिसोर्स है वो, उसका अगर एलोकेशन हम देखें, रिसोर्स टाइप A का, पानी देना थोड़ा, A टाइप के रिसोर्स का एलोकेशन कितना है। A टाइप के जो रिसोर्स हैं वो तो 10 हैं, ठीक है। अब पांचों प्रोसेसेस को A टाइप के रिसोर्स कितने एलोकेटेड हैं। तो A टाइप के रिसोर्स अगर हम देखें तो P1 को 2 एलोकेटेड हैं, P2 को 3 है, P3 को 2। इस तरह A टाइप के जो रिसोर्स एलोकेटेड हैं टोटल, ठीक है, वो 7 हैं, ठीक है। I think idea will be clear to everyone. अब तुम खुद देख सकते हो कि B टाइप के रिसोर्स कितने एलोकेटेड हैं, कोई बताएगा प्रकार? संकेत, B टाइप के जो रिसोर्स एलोकेटेड हैं टोटल पांचों प्रोसेस के बीच, एक P0 को है, एक
P3 को है, तो 2 एलोकेटेड हैं बी टाइप के, सी टाइप के 2, एक 3 और 2 5 एलोकेटेड हैं। तो ए टाइप के एलोकेटेड तो 7 हैं। ओके, संकेत प्रभाकर। ठीक है, मैं एक्चुअली चेक करना चाह रहा हूँ कि आर यू एबल टू गॉट द थिंग और नॉट। Yes, sir. Of type A allocated will be 7 among all the processes. B टाइप के 2 हैं और C टाइप के allocated हैं 5। तो A टाइप के अब अवेलेबल कितने रहेंगे, कोई बताएगा? allocated हैं तो कितने अवेलेबल बचेंगे? सिस्टम में देखो 10 हैं A टाइप के, A टाइप के 10 अवेलेबल हैं, मतलब 10 एग्जिस्ट करते हैं और 7 एलोकेटेड है सारे प्रोसेसेस के बीच, तो बचे कितने? 3 सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर ए लिखा बेसिकली ये एलोक वेक्टर है। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ये है एलोक वेक्टर। एलोक जैसे यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये था एलोक आई, मतलब ith प्रोसेस को कितना रिसोर्स एलोकेटेड है जे टाइप का। ठीक है, तो एलोक आई मींस के ith प्रोसेस को कितना एलोक है। तो यहाँ पे ये है कि चलो फिर वही वापस आ जाता हूँ। तो ये जो 7, 2 और 5 हमने निकाला, ये निकाला है एलोकेशन कि रिसोर्स आर का ए का एलोकेशन, एलोक ए, दैट मींस कि रिसोर्सेस ये टाइप के जो रिसोर्सेस हैं उनका एलोकेशन 7 है among all the processes। इसी तरह रिसोर्स टाइप बी का जो एलोकेशन है वो 2 है, एलोक बी। इसी तरह सी टाइप के 10 मिनट बचा हुआ है अपने पास। सी टाइप के जो रिसोर्स का एलोकेशन है वो, मतलब कि जो हमारा एलोकेशन वेक्टर आएगा, अगर हम 2D लिखें, अदरवाइज तो एलोकेशन तो हमारा सिंगल इस तरह है। तो 7, 2 और 5 एलोकेटेड हैं और गिवन है हमारे सिस्टम में इतने, तो अवेलेबल कितने बचे? अगर ए टाइप के हम अवेलेबल देखें तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अवेलेबल जो है वो 10 - 7, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो वेक्टर आया 3, 2, 2, 3, 3, 2, दैट मींस दिस इज द अवेलेबल वेक्टर जो अभी हम प्रीवियसली बात कर रहे थे। अवेलेबल वेक्टर सेज कि ए टाइप के 3 रिसोर्स अवेलेबल हैं इस मूवमेंट पर सिस्टम में, बी टाइप के 3 अवेलेबल हैं और सी टाइप के 2 अवेलेबल हैं। तो ये हो गया हमारा अवेलेबिलिटी वेक्टर। तो अब हम देखेंगे इससे अवेलेबिलिटी वेक्टर से चेक करेंगे कि जो ये हमारी जो डिमांड है डिफरेंट प्रोसेसेस की, वो इससे पूरी हो रही है या नहीं। अगर किसी एक प्रोसेस की डिमांड पूरी हो रही है, अभी हम रिक्वेस्ट वेक्टर देखेंगे, डिफरेंट रिक्वेस्ट कितने, तो अगर डिमांड पूरी हो रही है तो उस प्रोसेस का प्रोसेसिंग कंप्लीट करके और फिर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी उस प्रोसेस की, तो वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और वो अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। जैसे आगे हम देखते हैं, ये 332 आई हमारी अवेलेबल वेक्टर, ये है अवेलेबल वेक्टर 332। और नीड हमारी प्रीवियसली मैंने एक बताया था वेक्टर कि नीड इस तरह डिफाइन करते हैं कि मैक्स माइनस एलोकेशन। किसी भी प्रोसेस के लिए जो रिसोर्स की नीड होगी वो जो मैक्सिमम है, ये तो प्रीवियस टेबल में हमारा दिया हुआ था, ये इतना तो दिया हुआ था नीड, और हमने कैलकुलेट कर लिया कि एलोकेशन तो इस तरह है P0 का डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, और मैक्सिमम जो डिमांड कर सकता है वो ये है। तो इसको नीड अब कितनी है,
इतना तो एलोकेटेड है, नीड है 743। तो नीड डिफाइन होगी मैक्स माइनस एलोकेशन, कि मैक्सिमम कितनी रोटी तुम खाते हो और कितनी रोटी तुम्हारी थाली में रखी हुई है, तो अब मैक्सिमम तुम्हें कितना चाहिए। ठीक है, मतलब एक थाली में अगर आइटम है, रोटी तुम इतनी खाते हो, सपोज मिर्ची 3 खाते हो, तो वो उस तरह का मान के चलो। बहुत सिंपल केस है। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल यानी वेक्टर निकल के आया। अब हम कोई रिक्वेस्ट देखते हैं किसी प्रोसेस की। तो सपोज करो कि जो प्रोसेस P0 है, ठीक है, तो P0 को नीड है 743। ये यहाँ से देखो, नीड से P0 को नीड है 743 और अवेलेबल है हमारे 332। तो ये तो कंप्लीट हो नहीं सकती है। P1 को अगर हम देखें तो इसको नीड है 122, इतने रिसोर्स और चाहिए, और अवेलेबल 332 है हमारे पास, तो P1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर टू यू। P1 कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इतने रिसोर्स अवेलेबल है 332, और P1 को 122 चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि P1 को A टाइप का 1 चाहिए, B टाइप के 2 चाहिए, C टाइप के 2 चाहिए, और अवेलेबल है A टाइप के 3, B टाइप के 3, C टाइप के 2। ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती P0 की, P1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब P1 सर P3 भी तो हो सकती है सर। यस, यू आर राइट कि P3 भी हो सकती है, लेकिन हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सीरियली देखेगा तो पहले P0 के पास आएगा, फिर P2 के पास आएगा। ये जरूरी नहीं कि एक ही सीक्वेंस हो, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। सीक्वेंस में भी मैनी, ये तो हम 4-5 प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना। प्रोसेस हमारे सैकड़ों में होते हैं और रिसोर्सेस भी बहुत सारे होते हैं। तो उस हिसाब से हमारी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो P1 प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जब P1 प्रोसेस हो गया तो P1 के पास जो एलोकेटेड रिसोर्स था 200, अब ये फ्री हो गए। P1 फिनिश हो गया, ये रिसोर्स फ्री हो गए 200। तो ये जब फ्री हो गए तो ये अवेलेबल में जुड़ जाएंगे। अब जो अवेलेबल P1 के प्रोसेस होने के बाद जो अवेलेबल वेक्टर हुआ वो हमारा, ये 2 और जुड़ जाएंगे, वो हो जाएगा 532। ओके, P1 के प्रोसेस के बाद अवेलेबल वेक्टर हो जाएगा 532। ये हमारा वेक्टर हो गया 532 P1 की प्रोसेस होने के बाद। ओके, अब P1 के प्रोसेस होने के बाद हमारा जो अवेलेबल है वो 532 है। तो इस 532 से फिर अब आगे बढ़ेगा सिस्टम। तो P2 प्रोसेस नहीं हो सकता 532 से, क्योंकि अवेलेबल 5 है रिसोर्स टाइप ए, बट P2 को 6 चाहिए। P3 प्रोसेस हो जाएगा, इस 532 से P3 प्रोसेस हो जाएगा, और P3 जब प्रोसेस हो जाएगा तो P3 को जो एलोकेशन है 211, ये रिलीज हो जाएगा। ये देखो 532 है, और जब P3 प्रोसेस हो जाएगा तो 211 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 643। ओके, 643 अब हो गया, 6 नहीं 743, क्योंकि P211 है ना, और 532 अभी अवेलेबल है, तो 743 हो गया। ओके, गेटिंग द आइडिया आई थिंक। इस 743 अवेलेबल हो गया, जबकि P1 और P3 फिनिश हो चुके हैं। P1 और P3 फिनिश हो चुके हैं, अवेलेबल है हमारा 743 इस P3 के फिनिश होने के बाद। तो 743 अवेलेबल है, तो अब P0 भी फिनिश हो जाएगा। और सॉरी, P0 क्यों, अब ये आगे बढ़ेगा ना P3 से, P4 फिनिश कर देगा। 743 अवेलेबल है तो P4 फिनिश कर देगा, और P4 फिनिश होने के बाद इसके जो रिसोर्सेस हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे। P4 के बाद P2 P0 या P0 P2 ये फिनिश हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा अगर सारे जो रिसोर्सेस हैं सिस्टम में
वो किसी भी ऑर्डर में अगर प्रोसेस हो पा रहे हैं डेडलॉक फ्री कंडीशन में विदाउट वेटिंग, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में। तो दैट वाज द बैंकर्स एल्गोरिथम based on the safety steps or safety algorithm steps. Okay, so overall we can see bankers algorithm for system safety under deadlock. So we have completed this lecture right now, और मैं recording off कर देता हूँ. I will take the attendance.